मैं लाइव आपके क्वेश्चन कराया करूँगी इसी चैप्टर के। अभी मैंने ये तो कितने 3-4 टॉपिक हो गए हैं इस चैप्टर के, तो उन्हीं टॉपिक वाइज पे मैं आपको लाइव क्वेश्चन भी कराया करूँगी, ठीक है। अभी मैं आपको इनमें क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो लाइव हुआ करेंगे वो, मैं बुक रख लिया करूँगी सामने और आपको टिक बताना है कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। तो आप प्लीज़ उसको ना लाइव को क्या करा करना, आप उसमें कंट्रीब्यूट करना, आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम लाइव सेशन भी लेंगे, लाइव क्वेश्चन का सेशन लेंगे वैसे बाय द वे, और मैं बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं दे दिया करूँगी इनके सबकी, ठीक है। लगभग 5 बजे, ठीक है, 5 से 6 PM, या फिर हम 20 मिनट का भी ले सकते हैं, 5:20 PM, ये 20 मिनट का हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी इसमें। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। मेरा लास्ट लेक्चर जो मैं आपको कराया था, शायद आई होप आप लोगों ने वो कर लिया हो कंप्लीट, और दोबारा से मैं इसको रिवाइज़ कराने वाली हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग जाके पढ़ लें, और अभी भी रिवाइज़ करवा दे रही हूँ, 4-5 मिनट में आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे आस पास में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स होती हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये वंडर होना चाहिए, आप ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाती है और कौन सी चीज़ है जो नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने 2 टाइप के क्या पढ़े थे, हमारे ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, और सबसे मेन बात ये है कि सेल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सेल मिलेगी, और नॉन लिविंग में सेल आपको नहीं मिलती है, तो इसलिए वो नॉन लिविंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर आपको देखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल एक यूनिट है लाइफ की। जैसे मान के चलो आपके घर में ईंट है, सबसे पहली ईंट लगी होगी, उसके बाद में पूरा घर बना है, लेकिन जो बेसिक यूनिट है उसकी वो क्या है, ईंट है घर की। तो वैसे ही अपने जो स्किन है, अपना बॉडी है, फुल बॉडी, तो उसकी यूनिट क्या है, एक सेल है, उसी से मिलके ऑर्गेनिज्म बन गया है पूरा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर, ठीक है। ये कंपोज्ड होते हैं हम। तो सिंगल सेलुलर जो सेल होती हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं, जो मैनी सेल्स कंपोज्ड होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो सारे सेल्स हमारे किससे बने हुए होते हैं, 2 टाइप की सेल से, सिंगल से और मल्टी से, ठीक है, मतलब मैनी सेल से। फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल होती क्या है। तो जो हमारी यूनिसेलुलर सेल होती है, ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं, जैसे हम लोग सारी चीज़ें करके, सारे ऑर्गन काम करके तब बनाते हैं कोई भी चीज़, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट रहते हैं, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन लाइफ, जो हम लोग अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, या हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हमारी सारी सेल्स मिलकर काम करती हैं, वो अकेले ही अपने जो एसेंशियल फंक्शन होती हैं लाइफ की वो कर सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे एक लाइन, कल मैंने ध्यान नहीं दिया इस लाइन पे, कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। देखो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी सेल से भी छोटी है, तो वो अगर कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही है, फिर भी वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। एक सेल ही है जो हमारी इंडिपेंडेंट लिविंग सेल कहलाती है, और इंडिपेंडेंट लिविंग कहेंगे उसको, ठीक है। तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो सेल्स के अलावा, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगी, सिर्फ सेल ही हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे जो A.V. लीवेनहॉक होते हैं, उन्होंने लिविंग सेल को दिया था, और रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियस को दिया था। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने एक बताया था कि जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को किया था, जिन्होंने बार्क पे एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार्क को बोलते हैं बेटा, लकड़ी की छाल पे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि ये सेल है, और वो उन्होंने बताया था कि ये डेड सेल है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक हो गए, और आपका फिर A.V. लीवेनहॉक हो गए, फिर उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन हो गए। तो ये तीनों साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं, कौन से किसके हैं। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में जाना था, सेल थ्योरी होती क्या है। तो सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था सिडिन और स्वान, ठीक है। तो जो स्केलेडन बोल सकते हैं इनको। तो जो सिडिन थे वो 1838 में कहाँ के थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने प्लांट पे, ऑब्वियसली बात है, प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने बताया था कि हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्म करती हैं टिश्यूज़ को प्लांट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट आए हमारे, कौन से थे, वो थे स्वान। तो स्वान 1839 में वो ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे, और वो सेम टाइम पे क्या काम कर रहे थे, डिफरेंट
स्टडी चल रही थी, लेकिन सेम टाइम पे एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। और उन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स होती हैं हमारी, थिन आउटर लेयर होती है उनकी, और उसी लेयर को हम अभी टुडेज डेज में अभी मानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर था एनिमल सेल का कि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांट का जो यूनिक कैरेक्टर था वो ये था कि प्लांट सेल सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल पाई जाती है और किसी में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद में जो हमारे स्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि सारे जो एनिमल होते हैं या प्लांट होते हैं कंपोज होते हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। ऑल ओवर पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में मान लिया गया कि जो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो वो सारे ही कंपोज ऑफ सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने जो हमारे सिरिनल स्वान थे उन्होंने क्या सेल थ्योरी दे दी, फॉर्मुलेट कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो हमारी नई सेल होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं। फिर आए हमारे रुडोल्फ विर्च्यू। रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया 1855 में कि जो हमारी पुरानी सेल हैं उनसे ही मिलके हमारी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने एक वो दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये बहुत ही कॉमन है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने परफॉर्म किया था या किसने दिया था, तो वो रुडोल्फ विर्च्यू है, याद रखना आप। और जो हमारी न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं, ये भी हमारे रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया, ठीक है, याद रखोगे। और बाकी जो हमारे रुडोल्फ विर्च्यू थे उन्होंने क्या किया कि जो मॉडिफाई किया था उन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एक फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। बाकी ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट या एनिमल, तो वो आपके कंपोज ऑफ सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं। और दूसरा है आपको याद रखना है कि जो हमारी नई सेल होती हैं वो राइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओवरव्यू ऑफ द सेल में देखा था हमने कि सबसे पहले हमने जाना था कि जो प्लांट सेल होती हैं उसमें आपकी अनियन पील लिया था हमने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, और ह्यूमन चीक लिया था। उसमें देखा था कि कौन सी चीज़ें होती हैं। जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है हमारा, न्यूक्लियस पाया जाता है हमारा, ठीक है, मेम्ब्रेन पाई जाती है हमारी, सेल वॉल पाई जाती है, जो हमारी प्लांट सेल है उसमें ऑब्वियस सी बात है सेल वॉल पाई जाएगी। फिर उसके बाद में हमने बात की थी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में, सेल्स के बारे में, सॉरी, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो कुछ चीज़ें थी जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना था। तो हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सारे ही जो अदर होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। और हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारा एक होता है राइबोसोम जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है दोनों ही सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारे क्या होते हैं, हमारे जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं जो, और साइटोप्लाज्म में भी 2 ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, उसमें भी राइबोसोम आपके पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी होते हैं और अटैच भी होते हैं। फिर एनिमल सेल में एक चीज़ और थी जो हमने बताई थी कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है और उसको हम बोल देते हैं सेंट्रोजोम। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल का कैरेक्टर था, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थी, ऑर्गेनेली है ये भी, और सेंट्रोजोम पाया जाता है, और ये हेल्प करता है हेल्प इन द सेल डिवीजन में। फिर आपने देखा था कि सेल के डिफरेंट ग्रेटली साइज होते थे, शेप होती थी, एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ये स्मॉलेस्ट सेल है, सबको आपको पता था, और ये इसकी लेंथ में बेटा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, और इसका जो साइज़ होता है वो 0.1 से 0.2 तक होता है। तो साइज़ और लेंथ में बिल्कुल भी आप मत करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेंथ यहाँ पे दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो लेंथ ज़्यादा लंबी होती है और चौड़ाई में वैसे भी कम होगा, तो इसलिए वहाँ पे दे रखा है, एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको। फिर हमने पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने ये जाना था कि हमारी वाकई में सेल हमारी जो होती हैं वो डिफरेंट साइज और शेप में होती हैं, जैसे आप रेड ब्लड सेल देख लो, वाइट ब्लड सेल देख लो, ये देख लो, नर्व सेल देख लो, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये लार्जेस्ट इलोंगेटेड सेल कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच की लार्जेस्ट थी, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज मत होना। फिर हम आए अमंग मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती हैं, और जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये काफ़ी शेप में वेरी कर रही होती हैं, आपको पता है, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाए हैं। फिर दे में भी डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल और आपका कॉलमनार हो सकती हैं, क्यूबोइडल हो सकती हैं, थ्रेड हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, रेगुलर हो सकती हैं, और ये फंक्शनल के तौर पे भी आपका शेप और साइज डिफर करती हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है एक्चुअल में, उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है, तो हमने 2-3 चीज़ें कवर कर ली हैं, व्हाट इज़ द सेल, फिर सेल थियरी, फिर एन ओवरव्यू ऑफ सेल, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ 2 ही आपके बचे हुए हैं टॉपिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और एक और है आपका, कौन सा है, वो है यूकैरियोटिक सेल। ये 2 ही टॉपिक बचे हैं चैप्टर में, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज में जितना हो सकता है मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में हम पढ़ा देंगे। तो आज के लिए ये मैंने आपको कवर कर दिया है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो। अब देखते हैं हम आगे कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी क्या होती हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, याद रखना है। ब्लू ग्रीन एल्गी को रिप्रेजेंट करती हैं माइकोप्लाज्मा, जिसको हम ऑल्सो नोन एज कहलाते हैं PPLO। तो इसका फुल फॉर्म क्या है PPLO का, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको इसके बारे में 2 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, और दूसरी कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट सेल पाई जाती है इसमें, ये है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये विदाउट सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या रखोगे इसको, कि ये जोकर होता है, जोकर ऑफ द सेल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेल है। दूसरी चीज़ क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें। तीसरी चीज़ क्या है, जोकर ऑफ द सेल है, ये जोकर है सेल का। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि दे आर जनरली स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। और ये कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं, जो यूकैरियोटिक सेल थोड़ी देर में कर पाएंगी मल्टीप्लाई, लेकिन ये जल्दी ही मल्टीप्लाई कर लेती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कितने मिनट में रिप्लाई वो करता था, डिवीज़न करता था, तो वो करता था 20 मिनट में, आपको याद हो। फिर हम ईस्ट के ऊपर आए, ईस्ट हमारा कितने मिनट में वो डिवाइड करता है, वो करता है 90 मिनट में, और हम लोग हैं वो 24 आवर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब हम यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देर में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। फिर देखिए, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। आपको सबसे पढ़ते आ रहे हो कि ये वेरी कर सकती हैं ग्रेटली साइज एंड शेप में, बहुत छोटी भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। द 4 बेसिक इनके क्या होते हैं, शेप होते हैं बैक्टीरिया के, वो आपको याद रखने हैं। बेसिलस अगर होगा तो उसको रॉड लाइक बोलेंगे, कोकस होगा तो ये कोकस टाइप का स्पेरिकल आपको मिलेगा, गोल गोल लड्डू से। और फिर विब्रियो होगा तो ये कॉमा शेप्ड होता है आपका, और आपका स्पाइरलम बचा वो स्पाइरल शेप होगा। तो ये बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। बेसिलस आपने पढ़ा होगा, बेसिलस thuringiensis, तो वो क्या है, वो एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। कोकस आपने पढ़ा होगा, कोकस अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे आप जब ना वो वाला वेलफेयर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे तब उसमें आपको बैक्टीरिया दिखते हैं 2-3 टाइप के, तो आपने पढ़ा भी होगा। कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। फिर विब्रियो आपका कॉमा शेप होता है, और स्पाइरलम आपका स्पाइरल शेप होता है। ये 4 बेसिक शेप आपको बैक्टीरिया के याद रखने हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ फंडामेंटली सिमिलर होते हैं, इवन थ्रू द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। तो ये हमारे सारे सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, फंडामेंटली आपको सिमिलर ही दिखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल। तो सारे जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। वैसे ही आपको इसमें भी याद रखना है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें सेल वॉल भी होती है और सराउंड करती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही होती है। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में भी हमारी सेल वॉल नहीं हो जाती है, बस ये याद रखना है आपको। मैंने अभी आपको बता दिया माइकोप्लाज्मा के बारे में कि हमारी एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट मिलेगी ही मिलेगी, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। फिर बढ़ेंगे हम, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज़ द साइटोप्लाज्मा। तो आपको बताया जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारा वो फिलिंग करता है किसको, सेल को, इज़ द साइटोप्लाज्मा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा क्या है, सेल को जो फिलिंग का काम कर रहा होता है, जिसमें
जिसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास में कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, इन्वेलप नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल पे हमारे पास में इन्वेलप होता है, उनके पास में कोई भी इन्वेलप नहीं होता है, तो वो नेकेड होता है और बेसिक होते हैं। नॉट इन्वेलप्ड, मैंने आपको बताया अभी, बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का, वो इन्वेल्प नहीं होता है, उनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है उनके में। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इनके पास में एडिशन में जीनोमिक डीएनए जो सिंगल सर्कुलर हो सकता है और सर्कुलर डीएनए हो सकता है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उनके पास में स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलता है। दीज स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इन्हीं स्मॉल डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। जैसे मान के चलो हमारा ये एक सेल है, ठीक है, मान के चलो ये बैक्टीरियल सेल है आपका, ठीक है, उसमें आपका ये क्या दे रखा है, डीएनए दे रखा है, और यहाँ पे ये प्लाज्मिड हैं आपके, 2 प्लाज्मिड बनाऊंगी मैं आपके लिए, ये 2 प्लाज्मिड हैं, इनको आप कलर कर दो यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये प्लाज्मिड हो गए, और ये जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पे मैं इसको डीएनए बना दे रही हूँ, ये हमारा डीएनए हो गया। तो डीएनए क्या है बेटा हमारा, वो नेकेड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है उस पर। और जो आपको बताए हैं कि डीएनए के अलावा भी हमारे आउटसाइड कुछ हमारे स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, उन स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मिड बोल देते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। आपने देखा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये प्लाज्मिड ही काम कर रहे होते हैं, किसका, उसको जो बायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर इनके पास में होते हैं टू सच बैक्टीरिया, इस टाइप के बैक्टीरिया के पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इनके पास में एक सच कैरेक्टर होता है जो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। इन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो आप हायर क्लासेस में क्या पढ़ोगे, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो हमारे प्लाज्मिड हैं वो डीएनए यूज़ करते हैं, डीएनए उसका डीएनए यूज़ करते हैं मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए में जैसे आपने पढ़ा होगा प्लाज्मिड, हम फॉरेन डीएनए को लेते हैं और प्लाज्मिड को लेते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा होता है, हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करानी है हमें अच्छी या बुरी, तो प्लाज्मिड की हेल्प लेते हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है फाउंड इन यूकैरियोट्स, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो किसमें प्रेजेंट होती है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। No organelle like the ones in the eukaryotes are found in prokaryotes except for राइबोसोम। तो कोई भी ऑर्गेनेली आपकी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपको बताया था मैंने क्लोरोप्लास्ट, और आपको मैंने बताया था क्या, और भी चीज़ें मैंने बता दी थी जो ऑर्गेनेली थी हमारी यूकैरियोटिक सेल की, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। तो कुछ यूनिक होता है प्रोकैरियोट्स के पास में जो आपके यूकैरियोटिक के पास में भी नहीं होता है, तो वो चीज़ें होती हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसमें एक जगह पे पड़ी रहती है इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है, उनका कोई भी काम नहीं होता है, तो इसलिए वो एक जगह पे पड़ी रहती हैं, तो उनको हम इंक्लूजन बॉडीज़ भी बोल देते हैं। उनके एग्जांपल में जैसे आपको फॉस्फेट आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं इंक्लूजन बॉडी में, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, कैस वक्यूल्स आ जाते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अ स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म सेल वॉल कॉल्ड मीजोसोम, अब ये आपकी एक स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसके, प्रोकैरियोट्स की।
देयर आर एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ, आपकी सेल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं इसमें, तो आपकी क्या होती हैं, देयर आर एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ इधर यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो है आपका, ये क्या है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल है जिसका 1 to 2 माइक्रोमीटर इसका साइज दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में पीपीएलओ मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो उधर क्या था, पीपीएलओ का साइज उधर लेंथ में दे रखा था 0.3 माइक्रोमीटर, ये लेंथ में था आपका। उधर है तो एक ही एक टाइप है पीपीएलओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो वो लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में दे रखा था। और ये क्या है, ये एक साइज़ है बेटा, साइज़ मतलब लंबाई में ऑब्वियस सी बात है, मैं लंबी हूँ आप भी लंबे हो, लेकिन ब्रेथ में आप इतने लंबे थोड़े ना हो, इतने चौड़े थोड़े ना हो कि आप लंबाई जितनी है उतनी चौड़े हो आप, नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ये साइज़ दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना कि उधर 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है, इधर 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है, नहीं, ये साइज़ में दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर और ये लेंथ में 0.3 माइक्रोमीटर दे रखा है। ठीक है, समझ गए होगे। वायरसेस आप देखिए, वायरसेस और छोटे हैं इनसे, तो आप कहोगे मैम माइक्रोप्लाज्मा तो सबसे छोटा था, तो वायरस तो उससे भी छोटे हैं, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में एक लिविंग थिंग है। वायरस के पास में खुद का एक वो नहीं होता, वो लिविंग नहीं है, वो किसी को लिविंग होने के लिए किसी की बॉडी चाहिए होती है उसको, तो इसलिए उसको हमने स्मॉलेस्ट सेल में नहीं डाला है। ठीक है, उसके पास में सेल नहीं है, उसके इसके पास में माइक्रोप्लाज्मा के पास में क्या है, सेल है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट सेल कहा गया है। वायरस को कोई सेल नहीं बोलता। ठीक है, तो इसलिए ये इसको इसने इस कैटेगरी में डाला नहीं गया है। फिर देखिए अटिपिकल यूकेरियोटिक सेल कैसी होती है हमारी, वो 10 to 20 माइक्रोमीटर की होती है, जिसमें आपको मिल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट रखे हुए हैं ये आपका क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, याद रखना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स GC से लिख दे रही हूँ, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER से लिख दे रही हूँ। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होगा अगर रखना होगा तो। और ये आपके कुछ बॉडीज़ होती हैं जो एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं फ्लूइड में, जैसे हम साइटोप्लाज्म मैंने है, वो है। ठीक है, तो मैंने फिगर आपको ब्रीफली समझा दिया है कि फिगर कह क्या रहा है आपसे। फिर देखिए आगे हम देखते हैं, आगे हम कह रहे हैं किसके बारे में, कि सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे। तो सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। अब सेल इन्वेलप क्या होता है वो हमें बताना है। तो हमारी जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल कहलाती हैं, उनको हम बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। मतलब जो हमारी मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो बैक्टीरियल सेल ही कहलाएंगे, बैक्टीरिया ही उसमें प्रेजेंट होंगे। हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है इनके पास में। तो इनके पास में क्या होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, जो काम कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ है जो हमारे अंदर आ चुकी है और जिससे कि हमारी सेल फटे ना और प्रोटेक्ट कर सके और श्रिंक भी ना हो, ठीक है, अंदर को न दबे और फटे भी ना, तो उनके लिए इनके पास में एक सेल इन्वेलप होता है। द आउटर इन्वेलप जो होता है कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर इन्वेलप होता है उसको हम टाइटली बाउंड होता है, और ये इसके पास में 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकेलेक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, फिर वो सेल वॉल को फॉलो करता है, उसके बाद में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉलो करता है। तो मान के चलो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्लाइकोकेलेक्स है, कलर चेंज कर ले रही हूँ मैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो उसके बाद में क्या बताया, सेल वॉल बताया है, और उसके बाद में क्या बताया इन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया है। तो हम यही ब्लू कलर ले रहे, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया आपका। ऐसे करके हमारे क्या बनते हैं, ये 3 लेयर बनी हुई हैं किसकी, सेल इन्वेलप की, और वो भी किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो ये 3 लेयर हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, लाइन भी कर दे रही हूँ। ये क्या है आपका, ये है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी के को टफ होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी बेटा, ये हो जाएगा ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स हो जाएगा ये। और ये रेड वाला है वो हो जाएगा सेल वॉल हमारी, ये रेड वाली जो है वो सेल वॉल हो जाएगी हमारी, और जो ब्लू वाला अंदर वाला है ये क्या हो जाएगी हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने आपको लेबल भी कर दिया है, ठीक है, आपने समझ गए होंगे आप। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हमारा कि ऑल दो ईच जो लेयर होती है हमारी, ईच लेयर ऑफ इन्वेलप,
ईच जो लेयर होती है एनवलप की परफॉर्म करती है डिस्टिंक्ट फंक्शन को, मतलब सबकी अलग फंक्शन है, ठीक है, सेम फंक्शन नहीं है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट, ये सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, तो बैक्टीरिया हमारे 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इनवलप। तो सेल इनवलप के डिफरेंसेस पे हमारे बैक्टीरिया 2 ग्रुप में कर देते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहला ग्रुप क्या है हमारा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो स्टेन मिलेगा उस पर उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिस पे नहीं मिलेगा डू नॉट स्टेन, स्टेन नहीं होगा, स्टेन नहीं होगा तो वो ग्राम नेगेटिव कहलाएगा। तो किस पे हम बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इनवलप। जिसका सेल इनवलप स्टेन को ले लेता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और जिस बैक्टीरिया का सेल इनवलप स्टेन को नहीं लेता उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। बस इतना सा इसके बारे में आपको जानना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जो ग्लाइकोकैलेक्स हमारा होता है डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है हमारा, जो पहली लेयर होती है हमारी सेल इनवलप की, वो डिफर करती है किसमें, कंपोजिशन में एंड थिकनेस में, अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में ये डिफर कर सकती है, थिकनेस में भी और कंपोजिशन में भी, ठीक है। इट कुड बी लूज शीथ हो सकता है ये, तो लूज शीथ होगा तो उसको स्लाइम लेयर में प्रेजेंट होगा वो, और ये आपका किसी में थिक और टफ भी मिल सकता है। तो अगर थिक और टफ मिलेगा तो उसको हम कैप्सूल लेयर बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी उसके बाद में, क्योंकि ग्लाइकोकैलेक्स की 2 लेयर हो गई, या तो वो स्लाइम लेयर में प्रेजेंट होगा तो वो किस में होगा, लूज शीथ में होगा तो स्लाइम लेयर में प्रेजेंट होगा, अगर टफ होगा और थिक होगा तो हमारा कैप्सूल लेयर कहलाएगा। तो ये 2 टाइप के आपके बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किसको फॉलो करेगा, वो सेल वॉल को। फिर शेप, सेल वॉल का काम क्या होता है, वो प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल फॉर्म ऑफ बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो जो सेल वॉल होती है हमारी, वो डिटरमाइन करती है शेप को ऑफ द सेल को, एंड प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसको, और वो हेल्प करती है बैक्टीरिया को कि बैक्टीरिया की जो सेल बैक्टीरिया है वो वर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचा सके, ठीक है। वर्स्ट का मतलब अगर ज़्यादा कोई चीज़ें अंदर भर जाएंगी तो वर्स्ट हो सकता है हमारा सेल बैक्टीरिया का, और अगर ज़्यादा चीज़ें निकाल लोगे तो आप वो कोलैप्स भी हो सकता है, उसकी दोनों सेल वॉल जो होंगी वो पास पास आ जाएंगी। तो ये इंश्योर करता है सेल वॉल किसका, बैक्टीरिया का, कि हमारा बस्ट और कोलैप्स ना हो, ठीक है। फिर देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, थर्ड लेयर कौन सी थी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। इस सिलेक्टिवली परमेबल, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कौन सी चीज़ आनी है कौन सी चीज़ नहीं आनी है ये सिलेक्ट करती है, ठीक है, इन नेचर, एंड इंटरेक्ट करती है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये इंटरेक्शन का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ आपकी बाहर से आनी है और कौन सी चीज़ अंदर से बाहर जानी है। तो ये क्या होता है, आउटसाइड वर्ल्ड का इंटरेक्शन होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी आपको याद रखना है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। अब ये मेम्ब्रेन आपकी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, जैसे यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही आपका प्रोकैरियोटिक की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये इनका जो बना होता है, ये जो हमारे कौन सी इसको बोलते हैं, उसका नाम होता है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, अब उसकी बनी होती हैं, फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती हैं ये, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है किसके पास में, हमारे बैक्टीरिया के पास में, जिसको हमने मेसोसोम बोला था। ये फॉर्म करता है बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल में एग्जिस्ट करता है, और इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। इनकी जो एक्सटेंशन होती हैं वो हमारी फॉर्म ऑफ वेसिकल में हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स में हो सकती हैं और लेमली में हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दीज एक्सटेंशंस होती हैं are in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation. ये किस में हेल्प करती हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। कौन, ये हमारी जो मैंने आपको बताया अभी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म है मेसोसोम किस में हेल्प करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल डॉटर सेल्स होती हैं उनमें हेल्प करता है, और दे ऑल्सो हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन में और सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प भी करते हैं मेसोसोम हमारे, ठीक है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमिक कंटेंट। तो ये इंक्रीज कर रहे होते हैं सरफेस एरिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और एंजाइमिक कंटेंट को फंक्शनिंग में लाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि मेसोसोम सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोकैरियोटिक सेल का
एक कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा और इसका हेल्प होता है कि वो सेल वॉल को फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन टू टोटल सेल्स में भी हेल्प करता है। ऑल्सो ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में और सिक्रीशन प्रोसेस में भी, ठीक है। और ये इसकी वजह से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे अलग टाइप के कुछ क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया, उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ अदर टाइप की मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं साइटोप्लाज्म में, उनको क्या बोल देते हैं हम, क्रोमेटोफोर बोल देते हैं। जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो बेटा कंटेन करते हैं पिगमेंट को। हमेशा याद रखना है, कहीं भी क्रोमेटोफोर अगर नाम पढ़ लोगे आप, क्रोमेटोफोर से स्टार्ट हो रहा है तो पिगमेंट को ही कंटेन कर रहा होगा या कैरी कर रहा होगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम, बैक्टीरियल सेल होती हैं, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती हैं बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इफ़ अगर मोटाइल होती हैं तो वो होंगी थिन होंगी और फिलामेंटस होंगी, एक्सटेंशंस होंगी उनकी फ्रॉम देयर सेल वॉल एंड फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो आ रेंज इन द नंबर में शो करता है, अरेंजमेंट में ऑफ फ्लैजेला के। बैक्टीरियल जो फ्लैजेलम होता है इज़ अ कंपोज ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है वो कंपोज करता है 3 पार्ट को। पहला पार्ट होता है फिलामेंट, फिर हुक होता है, फिर बेसल बॉडी होती है। तो ये कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, ये आपका एक सेल है, ठीक है। उसमें हमने, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपका एक हुक सा निकलेगा ऐसा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लैजेला बोल रहे हैं। और इसका जो पहला पार्ट है, ये लंबा लंबा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं, फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ है ये वाली, इसको हम वेजल बॉडी बोल रहे हैं, वेजल बॉडी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे एक हुक फंसाने का होगा उसको हम हुक बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए होगे आप। फिर देखिए आगे हम देखते हैं, द फिलामेंट जो होता है इज़ लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड। तो फिलामेंट हमारा क्या है, वो क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है और एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द सेल से एक्सपेंड कर रहा है और सेल सरफेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं, अब फ्लैजेला के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो कौन से प्रेजेंट होती हैं, जैसे पिल्ली हो गया, प्लाई और फिब्री हो गया, ये आपकी 2 चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं फ्लैजेला के अतिरिक्त किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, इनको भी हम सरफेस स्ट्रक्चर बोलेंगे, सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं ऑफ द बैक्टीरिया की, बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। इनका काम ना मोटिलिटी में नहीं होता, ये मोटाइल नहीं होते। तो पिल्ली जो होती हैं हमारी इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड बाई अ प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है पिल्लाई नाम के, उसी स्पेसिफिक प्रोटीन से ये बनी हुई होती हैं। फिर हमारी फिमरी आती हैं, फिमरी हमारी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होती हैं, स्प्राउटिंग होती हैं आउट ऑफ द सेल से बाहर निकली हुई होती हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे होते हैं जो अटैचिंग के जो रॉक होती हैं उन पर अटैच का काम कर रहे होते हैं इन स्ट्रीम्स, और उनको हम होस्ट टिश्यूज भी बोलते हैं। तो यानी फिमरी हैं जो किस में हेल्प कर रही हैं, बैक्टीरिया को अटैच करने में, रॉक से अटैच करने में हेल्प करती हैं फिमरी, ठीक है, याद रखना है आपको। तो स्प्राउटिंग की तरह ये बाहर निकली होती हैं, किससे, बैक्टीरिया से, कौन, फिमरी, और जो रॉक में अटैचमेंट का काम कर रही होती हैं हमारी, ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में। आपको बताया है कि जो हमारा प्रोकैरियोट होता है उसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है और हमारा इंक्लूजन बॉडी एक यूनिक, किसका है, यूनिक कैरेक्टर है, यूनिक चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होती है। तो हम पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम आपको पता है जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं, उनको हम 50S और 30S बोलते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, राइबोसोम आर इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज़ होते हैं, ठीक है। और ये मेड अप होते हैं किससे, 2 सब यूनिट से बने हुए होते हैं, 50S और 30S, और ये इसलिए टुगेदर फॉर्म करते हैं 70S को। अब आप कहोगे 50 और 30 तो मिलके मैम 80 हो रहा है, नहीं, इसमें डेंसिटी का काम होता है बेटा। जैसे मान के चलो मैंने एक कंबल ओढ़ लिया और मेरी डेंसिटी और कंबल की डेंसिटी अलग अलग है, कि कंबल बहुत हल्का होगा, मैं काफ़ी भारी होंगी। तो जो मिलके फॉर्म हो रहा है, अगर मैं कंबल की भी डेंसिटी मिला दूँ और खुद की भी डेंसिटी मिला दूँ, तो मिलके जो फॉर्म हो रहा है डेंसिटी, उसको हम थोड़ा हल्का ही होगा, तो उसको लेते हैं हम, ना कि हम वेट को मेज़र कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का ये क्या होता है, राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। यूकैरियोटिक जो होते हैं उनके 80S टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो हमारा प्रोकैरियोट हम P से बनाते हैं तो इसी को 7 बना दो, हो गया 70S टाइप। हमारा जो यूकैरियोट होता है वो कैसे बनता है, ऐसा बनाते हैं, इसी को 8 बना दो, तो ये क्या बन गया 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट में आप समझ गए होंगे। फिर देखिए राइबोसोम जो होते हैं आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम एक साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और खुद भी वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, सेवरल जो राइबोसोम होते हैं में अटैच टू सिंगल mRNA पे वो अटैच होते हैं और फॉर्म अ चेन। अगर चेन बनाएंगे तो उनको क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बनाते हैं। अगर किसी भी चेन पे राइबोसोम हमारे लगे हुए हैं ऐसे, जैसे छोटी सब यूनिट ऊपर है, नीचे है और बड़ी सब यूनिट ऊपर है, तो ये ऐसे अटैच है, मान के चलो राइबोसोम हमारे ऐसे सब यूनिट होती हैं इनकी। तो अगर ये ऐसे अटैच हैं बेटा एक चेन पे तो इसको पॉलीराइबोसोम, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे राइबोसोम एक ही चेन पे अटैच हैं, और पॉलीजोम भी बोलते हैं। पॉलीजोम का मतलब हमारा राइबोसोम से जोम निकाल लिया है और पॉली मतलब बहुत सारे राइबोसोम। ठीक है, तो ऐसे अटैच होंगे तो उनको पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम बोलेंगे। द राइबोसोम सो ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। तो हमारे जो राइबोसोम होते हैं या पॉलीजोम होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं mRNA इनटू प्रोटीन का फॉर्मेशन में। अब हम पढ़ेंगे जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं उनको। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं हमारी, मैंने अभी आपको बताया, ये एक रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब ये रिजर्व मटेरियल रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये स्टोर रहता है। जैसे ये आपकी एक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये एक जगह पे पड़े रहते हैं बेटा, ये क्या है आपकी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, ये एक जगह पड़ी रहेंगी। यहाँ पे आपका DNA है, ऐसे ये DNA हो गया, यहाँ पे आपके क्या है, वही प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हो गए, तो ऐसे ये पड़े रहते हैं। ठीक है, एक जगह पे, तो इसीलिए कह रहे हैं रिजर्व मटेरियल है ये प्रोकैरियोटिक सेल का, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होते किसी भी मेम्ब्रेन से और सिस्टम से, मेम्ब्रेन सिस्टम से, और लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। इनके एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी, अगेन बता रही हूँ, फॉस्फेट ग्रेन्यूल आपका एक इंक्लूजन बॉडी है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल भी आपका इंक्लूजन बॉडी है, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी आपके क्या हैं, एक इंक्लूजन बॉडी है। फिर आपको देखिए गैस वैक्यूल्स जो होते हैं आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। जैसे गैस वैक्यूल हो गया, वो किस में पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, वो ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है गैस वैक्यूल, जो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं और किस टाइप के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी जान रहे हैं इस लेक्चर में, तो आप ना बैठे रहिए। अब हम जानते हैं कि हमारी यूकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं हमारी, वो होती हैं, इंक्लूड करती हैं ऑल द प्रोटिस्ट को, प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड फंजाई को। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल कौन सी किसके में प्रेजेंट होंगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होंगी, प्लांट में प्रेजेंट होंगी, एनिमल में प्रेजेंट होंगी, फंजाई में भी आपकी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। इससे मतलब क्या है, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें सब कुछ पाया जाएगा। जो आप प्रोटिस्ट होते हैं उनमें DNA भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा, और गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, और क्या हो सकता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, वैक्यूल होगा, लेमेला होगा, सेल वॉल होगी। तो ये एक क्या है, इंडिकेटर हैं कि इनमें सारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सभी में, चाहे प्रोटिस्ट हों, प्लांट हों, एनिमल हो या फंजाई हो। इन यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल पजेस आ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, उनके पास में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विन अ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। इन एडिशन जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं हैव अ वेराइटी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इनके पास में प्रेजेंट होते हैं। ये एक एडिशन है इनका, एडिशनली प्रेजेंट होते हैं ये। देयर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको पता है इनटू क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। फिर देखिए आगे, ऑल जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे आर नॉट आइडेंटिकल, ये यूकैरियोटिक सेल हमारे एक जैसे दिखते नहीं हैं। प्लांट और एनिमल सेल होते हैं, डिफर करते हैं फॉर्म ऑफ वजह सेल वॉल। आपको पता है कि जो प्लांट और अगर एनिमल सेल देखेंगे तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, तो ये डिफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
इसमें आपको प्लांट सेल में प्लास्टिड भी मिलेगा और लार्ज सेंट्रल वोक्यूल भी मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में ना ही सेल वॉल होती है, ना ही प्लास्टिड्स होते हैं और ना ही सेंट्रल वोक्यूल होता है लार्ज, क्योंकि अगर सेंट्रल वोक्यूल होगा तो हमारी वो एनिमल सेल है ही नहीं, वो प्लांट सेल है। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये सारी चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। ऑन अदर हैंड पे क्या होता है, एनिमल सेल होता है, उसके पास में सेंट्रियोल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल में मिलेगा सेंट्रियोल, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है एनिमल सेल का, और एब्सेंट होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, इसीलिए ये यूनिक कैरेक्टर है इसका। तो ये हमने जाना कि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं। अब इनकी ये फिगर है, ये बताइए ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं, या तो प्लाज्मोडेस्माटा मिल जाए हमको तो ये प्लांट सेल हो गई, और या फिर हमें सेल वॉल मिल जाए। तो सेल वॉल भी अगर मिल जाएगी तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये प्लांट सेल है। हाँ, सेल वॉल हमें मिल गई तो ये प्लांट सेल है। ठीक है, हमने इससे डिफाइन कर लिया कि ये प्लांट सेल है। अब आप इस फिगर को अच्छे से देख सकते हो अपने एनसीईआरटी में भी, और इसमें भी देख सकते हो क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या नहीं प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में मिल गया तो इससे ये होता है कंफर्म कि ये प्लांट सेल ही है। फिर एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सबसे पहले ढूंढना है कि सेल वॉल है या नहीं है। तो इसमें कहीं भी आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, बाकी आपको सेंट्रियोल मिल जाएगा। तो सेंट्रियोल एक यूनिक कैरेक्टर है किसका, एनिमल सेल का, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो इससे भी ये कंफर्म हो गया कि हमारा ये एनिमल सेल है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, अब जानेंगे हम सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल होती क्या है। अब सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, ये एक अच्छा टॉपिक है और इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि हमारा सेल वॉल क्या होता है। उसके बाद में हम जानेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में कि हमारे ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो ये आज तक का आपका इतना ही लेक्चर पढ़ाऊंगी मैं, बाकी हम पढ़ेंगे फिर सेल मेम्ब्रेन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, माय टेक केयर। और आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना, आप कुछ भी करो या ना करो मुझे फीडबैक ज़रूर देना, मैं सही पढ़ा रही हूँ आपको या नहीं, लाइन बाई लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, रीड करा रही हूँ। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, कमेंट करोगे कि हाँ मैम आप पढ़ाओ ऐसे ही, बाकी मैं आपको केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ाऊँगी, तो इसकी चिंता ना करें आप, केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपको मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, आप चिंता ना करें बस, लेकिन आप फीडबैक ज़रूर देना कि मैम अच्छा है या नहीं है लेक्चर।